हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और आप और मैं यहाँ पर मिलकर डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के न्यू कॉन्सेप्ट्स को और बनाते हैं अपने केमिस्ट्री की फाउंडेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग, राइट। तो देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन से वो नए केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें पढ़ेंगे और सीखेंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 जो कि है क्लास 9th का। इस चैप्टर का टाइटल क्या है बच्चे? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यानी कि इसके अंदर हमें सीखना है कि एटम्स क्या हैं और मॉलिक्यूल्स क्या है, कैसे बनाए जाते हैं ये मॉलिक्यूल्स विद एटम्स, ये भी हमें देखना है। तो हमने कहाँ से शुरू किया? हमने शुरुआत की स्टार्टिंग से, मतलब अपने चैप्टर नंबर 1 से। उस चैप्टर नंबर 1 के बारे में हमने क्या सीखा वहां से बच्चे? अगर आपको याद है तो हमारे चैप्टर नंबर 1 का टाइटल था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि वो चीजें जो हमारे आसपास मौजूद रहती हैं, आसपास प्रेजेंट होती हैं, उनमें से हम किन चीजों को मैटर कहते हैं और किन्हें नहीं, ये हमने सीखा था उस चैप्टर के अंदर, राइट। तो हम मैटर किसे कहते हैं? हम हर उस चीज को जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका होता है कुछ ना कुछ मास कंटेन करती है, हम उसे कहते हैं कि वो एक मैटर है, राइट। वही हमने ये भी सीखा था कि जो ये मैटर है ये कैसा होता है, किस नेचर का होता है। ये होता है पर्टिकुलेट नेचर का, पार्टिकल्स का बना होता है क्या? हमारा मैटर, राइट। हमने सीखा था मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। काफी सारे टाइनी छोटे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आई से देख तक नहीं सकते, राइट। ऐसे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे हैं जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को मिलाकर बनाया जाता है हमारा मैटर, ओके। तो फिर हमने ये भी सोचा कि जो ये मैटर है इसकी क्यों ना क्लासिफिकेशन की जाए, डिफरेंट क्लासेस में इसे डिवाइड किया जाए, राइट। चैप्टर नंबर 2 पे जब हम पहुंचे तो वहां हमने क्या किया था? हमने अपने मैटर को डिवाइड कर दिया था 2 कैटेगरीज में। वो क्या थी? हमने कहा मैटर एक प्योर सब्सटेंस हो सकता है, राइट। क्या हो सकता है? एक प्योर सब्सटेंस, या फिर हो सकता है कोई इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? मिक्सचर, राइट। मिक्सचर। तो हम क्या कर रहे हैं? शुरुआत से अपने चैप्टर नंबर 1 से हम चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, एक चैप्टर को दूसरे से और दूसरे चैप्टर को तीसरे चैप्टर से, राइट। जो हमने मैटर पढ़ा इन चैप्टर नंबर 1, राइट, मैटर के बारे में पढ़ा और ये देखा कि वो मैटर बनता है टाइनी पार्टिकल्स से। अब वो पार्टिकल्स जो हैं वो देखने में कैसे होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या कि वो मैटर एक प्योर सब्सटेंस है या फिर एक मिक्सचर है। कैसे?
देखिए, अगर मेरे पास एक सब्सटेंस है, इसके अंदर रहने वाले सभी के सभी पार्टिकल्स कुछ ऐसे दिखते हैं। राइट? तो आप क्या कहेंगे कि इस सब्सटेंस के अंदर, जो ये सब्सटेंस मैंने आपको बना के दिखाया बोर्ड पे, तो हम क्या कहेंगे, इस सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो हमें कैसे दिख रहे हैं? कैसे दिख रहे हैं ये पार्टिकल्स आपको? सभी एक जैसे दिख रहे हैं, राइट? दे आर लुकिंग सेम, एक जैसे पार्टिकल्स हैं। तो ये जो सब्सटेंस है बनाया गया सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स से, सभी एक जैसे पार्टिकल्स को मिलकर ये मैटर, ये सब्सटेंस हमने बनाया है। तो ऐसे सब्सटेंस को जिसके अंदर जो टाइनी पार्टिकल्स हैं वो सभी होते हैं सेम, एक जैसे होंगे, उसे हम कहते हैं कि वो एक प्योर सब्सटेंस है। देन सेकेंड देखते हैं मिक्सचर में क्या है। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है मिक्सचर। हम क्या करते हैं डेली लाइफ में, अगर हम देखें, हम बहुत सारे मिक्सचर बनाते हैं दो चीजों को मिलाने से, राइट? दो चीजें मिला दी या तीन चीजें, अगर हम अलग अलग तरीके की अलग अलग चीजों को मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने एक मिक्सचर बना दिया, है ना? जैसे कभी कभार मम्मी बोलती है, हम पूछते हैं आपने आज खाने में क्या बनाया है, तो वो बोलती हैं आज मैंने मिक्स दाल बनाई है, राइट? उस मिक्स दाल का मतलब क्या है कि अलग अलग तरीके की दालों को मिलाकर वो बनी है। तो हमें वो देखने में भी कैसी लगती है? अच्छा, कोई अलग तरीके की दाल दिखती है, देन अलग अलग पार्टिकल्स दिखते हैं जो डिफरेंट दाल हैं उनके। तो उसी तरीके से इस मिक्सचर के अंदर भी क्या होगा, कैसा ये देखने में लगेगा हमें? कुछ ऐसा दिखेगा क्या आपका मिक्सचर? अब अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि इस मिक्सचर को देखकर क्या आपको लगता है कि इसके अंदर सभी पार्टिकल्स एक जैसे हैं, राइट? तो आप क्या कहेंगे? आप फटाफट से आंसर कर दोगे, मैम एक जैसे पार्टिकल्स कैसे हो सकते हैं? आपने देखिए, ब्लू पार्टिकल्स जो हैं वो अलग हैं और जो रेड कलर के पार्टिकल्स हैं वो अलग हैं, राइट? यानी कि मिक्सचर हमने कैसे बनाया? हमने दो, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दो अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर दिया ताकि वो एक मिक्सचर बना दे। मैंने यहाँ पर देखो एक सब्सटेंस लिया, एक प्योर सब्सटेंस लिया जिसके अंदर ब्लू कलर के पार्टिकल्स थे, और दूसरा एक और सब्सटेंस लिया, वो भी प्योर था, उसमें रेड कलर के पार्टिकल्स थे, और उन दोनों प्योर सब्सटेंसेस को मिलाकर मैंने ये मिक्सचर बनाया है। ठीक है? तो जहां हम प्योर सब्सटेंस में बोलते हैं दैट दे हैव सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। कैसे पार्टिकल्स हैं? सभी एक जैसे पार्टिकल्स से बना है हमारा प्योर सब्सटेंस। वहीं मिक्सचर के केस में क्या कहेंगे हम? इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स से मिक्स होके मिक्सचर बना है। तो आप क्या कहेंगे प्योर के लिए? वी हैव सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, राइट? और मिक्सचर के केस में डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है? अब देखिए, हमने ये देख लिया
कि एक जो प्योर सब्सटेंस है वो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलाकर बनता है। अब ये प्योर सब्सटेंस जो है इसके अंदर भी क्या होता है, आपका प्योर सब्सटेंस भी हो सकता है दो तरह का। एक कैटेगरी है एलिमेंट्स और दूसरी है कंपाउंड्स। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। बेसिकली जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो बनते किससे हैं, एलिमेंट से बनते हैं। जब दो या फिर दो से ज्यादा भी पॉसिबल हैं, एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं, केमिकल बॉन्ड बना के कंबाइन करते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तब वो बनाते हैं क्या, कंपाउंड। ओके, अब ये जो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं ये सभी क्या फर्दर तोड़े जा सकते हैं, डिवाइड किए जा सकते हैं। तो आंसर आया यस, हाँ हाँ, हम इन एलिमेंट्स को और इन कंपाउंड्स को फर्दर तोड़ सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, किस पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं, तो हम फर्दर इन्हें डिवाइड कर सकते हैं इनटू एटम्स। ओके, इन एटम्स के बारे में ही हमें पढ़ना है कि एटम्स क्या है, कैसा दिखता है, क्या हम उसे नेक्ड आइज से भी देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते हैं, इस एटम की क्या ऐसी खास प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए, राइट। तो देखते हैं एटम्स के अंदर सबसे पहले किसने बताया एटम्स एग्जिस्ट करते हैं या एटम जैसे भी कोई चीज होती है। तो ये हुई हमारी दो तरफ रिसर्च, कहाँ, एक तो इंडिया में और दूसरी तरफ ग्रीस में। अब कैसे, इंडिया के अंदर हमारे एंशिएंट फिलोसोफर थे जिनका नाम है महर्षि कन्नड़। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि किसी भी मैटर को लीजिए और उसे तोड़िए, तोड़ते रहिए, तोड़ते रहिए, कब तक, जब तक वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपके पास नहीं आ जाता जो कि फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। मतलब हमें किसी मैटर को लेकर उस पॉइंट तक, तब तक उसे डिवाइड करते जाना है जब तक कि वो मैटर फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा, उस पॉइंट के बाद वो और डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, वहां पॉइंट तक हमें उसे तोड़ना है। अब ये बताया महर्षि कन्नड़ ने, उन्होंने क्या कहा, किसी भी पदार्थ को, मैटर को उन्होंने कहा है पदार्थ, किसी भी पदार्थ को हम जब तोड़ेंगे तो उसे हम डिवाइड कर सकते हैं एक पॉइंट तक। वो पॉइंट क्या है बच्चे, उस पॉइंट तक जब तक वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल हमारे पास यूनिट जो है वो नहीं आ जाती, उसके बाद अब और नहीं तोड़ा जा सकता। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को, वो सबसे छोटा जो पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल जो किसी पदार्थ के अंदर हो सकता है, पदार्थ मतलब मैटर, हिंदी में पदार्थ, पदार्थ के अंदर जो पॉसिबल था उससे उन्होंने नाम दिया परमाणु। क्या कहा महर्षि कन्नड़ ने, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल है किसी मैटर का, उसे उन्होंने नाम दिया परमाणु। ठीक है, उसी समय पे, जिस टाइम पे इन्होंने ये डिस्कवरी करी, एट द सेम टाइम ग्रीस के अंदर दो ग्रीक फिलोसोफर्स भी थे जिन्होंने सेम चीज हमें रिसर्च करके बताया। उन्होंने भी यही कहा कि किसी भी मैटर को हम जब डिवाइड करते हैं, किसी भी
ठीक है, ल्यूसिपस ने क्या कहा, किसी भी मैटर को जब आप डिवाइड करेंगे, उसे तोड़ेंगे, तो वो तब तक डिवीजन देगा जब तक वो एक एटमोस नहीं बना देता। ठीक है, एटमोस क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल, ठीक है। एटमोस क्या है, वो पार्टिकल है जिसे हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, वो इनडिविजिबल है, तोड़ा नहीं जा सकता। ओके, तो यहीं से हमारा वर्ड आया एटमस से, एटम्स, राइट। उसी एटम को हम कहते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल ऑफ ए मैटर। किसी भी मैटर के अंदर जो सबसे छोटा पार्टिकल एग्जिस्ट करता है उसे हम कहते हैं एटम। ओके, देन उसके बाद क्या आए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें दो लॉज हमने पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप मास को प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी हम किन्हीं भी दो सब्सटेंसेस के बीच में केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ऑलवेज mass of reactant will be equal to the mass of product। ये हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स का रेशियो है, मास रेशियो, वो रहता है हमेशा कांस्टेंट। ठीक है, अब देखते हैं क्या, आफ्टर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। उसके बाद क्या आता है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन जो हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें एटॉमिक थ्योरी दी, मतलब एक थ्योरी बताई जिसके अंदर उन्होंने अलग अलग बातें किस रूप में बताई, पोस्टुलेट्स की फॉर्म में। तो हम कहते हैं उन्हें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पोस्टुलेट्स। एटम्स के बारे में उन्होंने अलग अलग चीजें, अलग अलग बातें बताई कि देखो एटम ऐसा होता है और एटम ये करता है, राइट, वो चीजें बताई। ऑल मैटर, सभी मैटर जो आसपास है, whether an element, compound or a mixture is composed of small particles called atoms। मतलब क्या है, जो हमारा मैटर है वो बनता है किन चीजों से, देखिए उसके अंदर है हमारे पास एलिमेंट्स, राइट, जो कि प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं। देन है हमारे पास कंपाउंड्स, वो भी प्योर सब्सटेंस में आते हैं, और जो प्योर नहीं होते वो आते हैं मिक्सचर्स के अंदर। ओके, तो डाल्टन ने क्या कहा कि सभी टाइप के मैटर, चाहे वो एलिमेंट है या फिर वो एक कंपाउंड है या फिर वो एक मिक्सचर है, सभी के सभी अगर आप इन्हें डिवाइड करते हैं तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट, सबसे छोटा पार्टिकल, जो हम चैप्टर 1 में बार बार यूज कर रहे थे, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, मैटर शोज दिस प्रॉपर्टीज, राइट। तो वो पार्टिकल जो है उसी की बात कर रहा है कि जो ये मैटर, चाहे एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है, ये जिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने हैं, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल जिससे ये बने हैं,
उससे कहते हैं हम क्या? एटम। ठीक है, तो एटम क्या है हमारा? बेसिकली वो टाइनी पार्टिकल्स हैं जिनकी हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में बार बार चर्चा कर रहे थे ना। बार बार हम क्या कहते हैं? मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, राइट? तो वो पार्टिकल है क्या? उसी को नाम दिया गया है एटम। ठीक है, वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल जो किसी भी मैटर के अंदर मिल सकता है, वो है एटम। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके जो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, इसके पोस्टुलेट्स को, इसने क्या क्या हमें बताया है उसके बारे में। सो पोस्टुलेट्स देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे क्या आता है हमारा? सबसे पहले है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, ये तो हमने चैप्टर फर्स्ट में पता लगाया था कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलाकर हम बनाते हैं अपने मैटर को। पर वहां पर हमें इसका नाम नहीं पता था, राइट? तभी तो हम सिर्फ टाइनी पार्टिकल यूज करते थे। पर अब हमें क्या पता चला है कि जिस टाइनी पार्टिकल से ये मैटर बनाया जाता है उसे हम क्या बुलाते हैं? अब हमें उसका नाम पता चल गया, राइट? जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी को रोज देखते हैं, जानते हैं, तो हम, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको उसका नाम ना पता हो, तो आप कहते हो अरे वो नहीं है जो तेरी क्लास में सबसे छोटा बच्चा बैठता है, अरे वही जो छोटू सा है, राइट? बट आपको उसका नाम नहीं पता। जब आपका फ्रेंड आपको उसका नाम बता देगा, अरे उसका नाम तो राजू है, रमेश है, तब आप कहेंगे अच्छा जो सबसे छोटा बच्चा है तेरी क्लास में उसका नाम राजू है, राइट? वैसे ही अभी तक हमें ये पता था कि मैटर जो है वो किसी छोटी सी यूनिट से बना होता है, स्मॉल पार्टिकल से, टाइनी पार्टिकल से बना होता है, लेकिन उस पार्टिकल का नाम क्या है ये हम नहीं जानते थे। पर यहाँ इस चैप्टर पे पहुंचकर हमने पता लगा लिया है इसका नाम, कि मैटर जिस टाइनी पार्टिकल से बना है उसका नाम है एटम। ओके, क्या है एटम? फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये एक कोई भी मैटर है, ठीक है, कोई भी मैटर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक आयरन की बनी हुई बॉल है, एक लोहे से बनाई गई बॉल है। अगर आप इसके अंदर जाओगे, अब देखो इतना पावरफुल माइक्रोस्कोप तो पॉसिबल नहीं है जो हमें इन एटम्स को दिखा सके, राइट? पर अगर हम देखेंगे तो ये मैटर को अगर जूम काफी ज्यादा जूम करके आप देखोगे ना, तो कैसा दिखेगा? असल में इसकी पिक्चर आपको कैसी दिखेगी? वो दिखेगी कुछ इस तरीके की, कि जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स को, टाइनी टाइनी से बहुत सारे पार्टिकल्स को साथ में जोड़ दिया है, साथ में कंबाइन कर दिया है मैटर बनाने के लिए। तो ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स, टाइनी माइनी पार्टिकल्स जो हैं, जो मैटर बनाते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमने दिखाए, राइट? यही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं क्या? एटम्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। Atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. ठीक है, एटम्स कैसे हैं? इनडिविजिबल हैं, ना तो तोड़े जाएंगे, ओके? ये डिवाइड नहीं किए जा सकते। एटम्स कैसे हैं? इनडिविजिबल।
फर्दर हम इन एटम्स को ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, दे आर इनडिविजिबल। और साथ ही में एक और पॉइंट है, देखिए, ना तो ये क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। ओके, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी created or destroyed in a chemical reaction। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, ना तो अपने आप कोई न्यू एटम बन पाएगा और ना ही पहले से प्रेजेंट कोई एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब यहां देखिए, सपोज ये जो एक स्फेयर है, हार्ट स्फेयर, ये और कुछ नहीं, ऐसा सोचिए कि ये आपका टाइनी छोटू एटम है। क्या है ये? हमारा एटम है। ओके, अब ये एटम कैसा है? हमें पता है ये इनडिविजिबल है। अगर हम इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटने वाला, ये इनडिविजिबल पार्टिकल है, राइट। एटम्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, ना तोड़ पाएंगे और ना ही नया एटम बना पाएंगे आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पोस्टुलेट क्या है? एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर कोई भी एक एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लेती हूं कॉपर, ठीक है, तो जो ये कॉपर है ये किससे बना है? अभी तक तो आप ये जान ही चुके हैं, ये कॉपर एलिमेंट बना है एटम से, राइट। तो आप कहेंगे कि मैम ये कॉपर बना है एटम से। ओके, अब ये एटम्स किसके हैं? कॉपर के एटम्स हैं, कॉपर एलिमेंट के एटम्स हैं। तो ये सभी जो एटम्स होंगे जो इस कॉपर के अंदर प्रेजेंट होंगे, वो सभी कैसे होंगे? एक जैसे, ठीक है। किस तरीके के होंगे? सभी के सभी एटम्स जो कि एक एलिमेंट के हैं, सेम एलिमेंट के, जैसे हम कॉपर की बात कर रहे हैं, अगर सेम एलिमेंट के एटम्स हैं कोई, तो वो सभी कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे वो एटम इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, कैसे हैं ये सभी एटम्स? आप कहेंगे आइडेंटिकल हैं, मास में एक जैसा मास होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। सभी जो एटम्स हैं एक सेम एलिमेंट के, ठीक है, एक एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट सभी एटम्स जो हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, एक जितना सेम क्या होता है? उनका मास होता है और सेम टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज को वो दिखाते हैं, शो करते हैं, सेम तरीके से रिएक्शन करते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वी हैव फोर्थ पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट जो है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, वो क्या कहता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो, जैसे हम ये कह रहे हैं एक सेम एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट सभी एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज से क्या समझ आता है बताइए? जब कोई एलिमेंट रिएक्शन करता है ना, तब वो क्या करता है? या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है, राइट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो एक एलिमेंट के प्रेजेंट जितने भी उसके अंदर एटम्स होंगे वो सभी एक ही काम तो करेंगे, राइट। स्ट्रक्चर तो सबका सेम है, सारे एटम हूबहू एक जैसे लगते हैं हमें देखने में,
तो वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी दिखाते हैं। वहीं अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैं कहूं एक तरफ सोडियम है तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन है, इन दोनों के अंदर क्या होगा? पार्टिकल्स अलग अलग होंगे। सपोज ये सोडियम के एटम्स हैं और ये आपके ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है। तो दोनों के केस में क्या है, जो एटम्स हैं वो अलग हैं, डिफरेंट है, राइट। हम क्या कहेंगे, ये सोडियम के एटम्स हैं, राइट, बिल्कुल सही। देन इसके लिए कहेंगे कि ये ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ये भी सही। अब जरा इनको देखिए, जो सोडियम के एटम्स हैं वो ऑक्सीजन के एटम से तो अलग हैं, डिफरेंट हैं, राइट। तो हम इसीलिए कहते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनके जो एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनका मास क्या होगा? डिफरेंट, अलग अलग मास होगा, ओके। एंड सेकेंड, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनके जो एटम्स हैं डिफरेंट मास होगा और डिफरेंट ही उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ओके। नेक्स्ट चलें। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिया है बच्चे, इस बार हमने बैलेंस पे लिए हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। दो डिफरेंट एलिमेंट्स के हमने एटम्स लिए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं तो डिफरेंट ही उनका क्या है, मास है, राइट। जैसा कि हमने देखा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, वो हमें शो करते हैं, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स जो हैं आपके डिफरेंट एलिमेंट्स के, किसके? डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो कंबाइन करते हैं टू फॉर्म कंपाउंड, राइट। तो ये किस तरीके से कंबाइन करेंगे? ये कंबाइन करते हैं इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पे देखिए एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं H2O, यहाँ पे दो एटम्स हाइड्रोजन के कंबाइन करते हैं एक ऑक्सीजन एटम के साथ टू फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल H2O, ओके। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम सोचें कि ये एक नाइट्रोजन है और ये एक ऑक्सीजन है, सो इस केस में भी क्या है, NO जो बन रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो कैसे बना? दो अलग अलग एटम्स के कंबाइन करने पर बना है ये कंपाउंड, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। एक जो गिवन कंपाउंड है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स एंड देयर काइंड, वो कैसे होंगे? कांस्टेंट रहेंगे। अगर आप नाम लेंगे वाटर का, ठीक है, अगर आप नाम लेंगे वाटर का तो उस वाटर का मतलब हमेशा ये होगा कि उसके अंदर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, ओके। ऐसा नहीं होगा
कि अगर आप वाटर बोल रहे हैं तो आज वो H2O है और कल वो बन जाएगा H3O। होगा ऐसे? नहीं होगा, राइट? तो एटम्स जो हैं उनके रिलेटिव नंबर कितने हैं, कितने एटम्स हैं प्रेजेंट, और उनके काइंड्स, ठीक है, या काइंड्स का मतलब अलग अलग एटम्स है ना। जैसे इसके अंदर कितने काइंड ऑफ एटम है आपके पास? 2 काइंड्स, 2 टाइप्स, 2 डिफरेंट एटम्स आपके पास वाटर के अंदर प्रेजेंट है। एक है हाइड्रोजन एटम और दूसरा है आपका ऑक्सीजन एटम। राइट? तो हमेशा जब भी वाटर मॉलिक्यूल बनेगा तो हमेशा उसके अंदर जो ये काइंड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स यूज हो रहे हैं ये सेम रहेंगे, और साथ ही में उनके रिलेटिव नंबर, कितने एटम प्रेजेंट हैं, वो भी रहेगा सेम इन कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर हमेशा नंबर ऑफ एटम्स और उसके टाइप्स सेम कांस्टेंट रहेंगे। वही एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन का एक एटम 2 हाइड्रोजन के एटम के साथ मिलकर बनाता है वाटर मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, राइट? नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आप कहेंगे कि मैम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हम ऑलरेडी ही पढ़कर आए हैं, आप दोबारा क्यों बता रहे हैं? यहां हमने क्या पढ़ा था बच्चे? मास ऑफ रिएक्टेंट्स हमेशा किसके बराबर होगा? बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। कहां पर ऐसा होगा? कब ऐसा होगा? एक केमिकल रिएक्शन के अंदर ऐसा होगा, राइट? एक केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा बराबर होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के। ऐसा क्यों कहते हैं हम? इसलिए कहते हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें बताता है दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ओके, तो इसी वजह से मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए हम यूज कर सकते हैं क्या? डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो हमें ये बताती है कि एक जो कंपाउंड है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट हैं, राइट, वो हमेशा सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी हम करा रहे हैं डीकॉम्पोजिशन, तोड़ रहे हैं इसे टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब जब भी ऐसा होगा या कोई भी दूसरी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा ही क्या होगा बच्चे, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, क्योंकि ये सभी कंपाउंड्स किससे बने हैं? डिफरेंट एटम्स को मिलाकर ही बनाए हैं हमने, राइट? तो हमेशा जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑफ ईच एलिमेंट, राइट, हर एक एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल रहेगा, राइट? क्या रहेगा? नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड will be equal to the number of atom of each element on product side. ओके, क्योंकि डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने हमें बताया कि जो सभी कंपाउंड्स हैं वो एटम्स से बनाए जाते हैं, राइट? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स को साथ में कंबाइन करके हम बनाते हैं कंपाउंड्स। ओके, तो एक केमिकल रिएक्शन में हमेशा क्या होगा कि जो नंबर ऑफ एटम हैं, एटम्स के जो नंबर हैं ऑफ
ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम है वो रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड में हमेशा बराबर होगा, इक्वल रहेगा। ओके, तो अगर नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड बराबर होंगे, है ना, तो उन एटम्स का जो मास है वो भी क्या हो जाएगा, दोनों साइड पे बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे और उसकी करा दें डीकॉम्पोजिशन, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और उसी के साथ में 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर मैं आपसे कहूं सबसे पहले ये कीजिए कि नंबर ऑफ एटम्स को गिनिए, तो आप कहेंगे मैम रिएक्टेंट के पास एक कैल्शियम है, प्रोडक्ट के पास भी एक कैल्शियम एटम है, देन कार्बन रिएक्टेंट में एक है और प्रोडक्ट में भी एक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन रिएक्टेंट के पास है 3 एटम्स, ओके, और प्रोडक्ट में देखिए 1 + 2 3 एटम्स। सो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इक्वल हैं, बराबर हैं ऑन रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। तो यहीं से अब हम आते हैं मास के ऊपर। अगर एक एटम का डेफिनेट मास होगा, राइट, हर एक एटम का कुछ ना कुछ फिक्स्ड मास होगा। सो अगर हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम दोनों साइड बराबर है तो उनका मास भी दोनों साइड इक्वल बराबर हो जाएगा। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट के केस में रिएक्टेंट साइड पे जो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट था उसने टूटने के बाद, डीकंपोज होने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम्स एंड 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 100 ग्राम्स। यानी कि ये रिएक्शन फॉलो कर रहा है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। नेक्स्ट चलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। In a chemical substance, the element are always present in definite proportion by mass. मास से हर एक एलिमेंट के अंदर कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, हम बोल देते हैं जो भी एक कंपाउंड है उसके अंदर मास की जो रेशियो है ऑफ ईच एलिमेंट वो कांस्टेंट होगी, राइट। अब कोई भी कंपाउंड जो कि हम बना रहे हैं एटम्स से, है ना, और हम ये भी कह रहे हैं कि हर एक एटम का एक कांस्टेंट एक मास है, और अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आ जाएंगे, अलग अलग एलिमेंट्स आ जाएंगे तो उनके मासेस भी डिफरेंट हो जाएंगे, राइट। एंड देन हमने एक और पोस्टुलेट पढ़ा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कि एटम्स जो हैं वो एक कांस्टेंट रेशियो में ज्वाइन करते हैं, राइट। ज्वाइन करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है। H2 और O2 जो है, H2 और O2 ये कंबाइन होके H2O बनाता है, राइट। अब इस H2O के अंदर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है वो हमेशा फिक्स रहेंगे। ऐसा हमें किसने बताया है, ऐसा हमें बताया है डेल्टन के पोस्टुलेट ने, that the relative number and kind of atom are constant in a given compound. एक कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ एटम्स और उसके टाइप्स, काइंड्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। जब भी H2O का नाम आएगा, मतलब जब भी वाटर का नाम लेंगे तो वहां से उसका जो फॉर्मूला है वो हमेशा H2O रहेगा। उसमें 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के रहेंगे। अब अगर ये फिक्स है कि कितने एटम होंगे एक कंपाउंड के अंदर, तो उस कंपाउंड के अंदर उन एलिमेंट्स का मास जो है, रेशियो ऑफ मास, वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे, H2O के केस में अगर हम ले हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन का मास रेशियो, तो हमें पता है 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन होके 2H2O बनाएगा। तो हम लेंगे 4 ग्राम अगर हमने हाइड्रोजन ली है और 32 ग्राम्स ऑक्सीजन, 4 ग्राम्स डिवाइड बाय 32 ग्राम्स, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा 1:8। अब चाहे आप कितना भी ज्यादा मास ले लो हाइड्रोजन का या कितना भी कम मास ले लो, जब भी वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी, ठीक है, तो हमेशा किस रेशियो में होगी, बाय मास 1:8 के रेशियो में। 1 प्रपोर्शन जो हाइड्रोजन का है वो हमेशा 8 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन का प्रपोर्शन लेगा टू फॉर्म H2O वाटर मॉलिक्यूल बाय मास। मास के लिए बात कर रहे हैं हम, मास का जो रेशियो है वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जब भी आप वाटर बनाएंगे हमेशा क्या होना चाहिए 1:8, 1/8 रहेगा। अब हमने ये सब पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब हम आते हैं वापस एटम पे कि एटम क्या है। अब तक तो हम समझ चुके हैं कि एटम है क्या, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर आर एटम। बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, एटम जो हमारा है ये है बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। सपोज आपको कोई भी एक इमारत खड़ी करनी है, एक बड़ा सा बिल्डिंग बनानी है, 10 फ्लोर 60 फ्लोर 100 फ्लोर की, ठीक है, तो हमेशा उस बिल्डिंग को बनाने के लिए यूज में क्या लिया जाएगा, मैम ईंटें ही तो यूज करेंगे, राइट। ईंटों को जोड़ जोड़ के हम बनाएंगे बड़ी सी इमारत, राइट। हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट ब्लॉक्स को, बहुत सारी ईंटों को साथ में जोड़ जोड़ के क्या बना देंगे, एक बिल्डिंग खड़ी कर देंगे हम, राइट। तो ये जो ईंटें हैं, जो ब्रिक्स हैं, क्या है, आपने किससे बनाई बिल्डिंग, ब्रिक्स से। तो ये ब्रिक्स क्या हैं, ये है आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स, है ना। ये ईंटें क्या थी आपकी, ब्रिक्स क्या थी, बिल्डिंग ब्लॉक, जिनको आपने जोड़ जोड़ के एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई है, वो बिल्डिंग ब्लॉक है, राइट। तो उसी तरीके से जो एटम है वो भी क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है, वो भी आपकी एक ईंट की तरह है। जैसे ईंटें मिलकर बना देती हैं बड़ी बड़ी इमारतें, वैसे ही ये एटम्स जो हैं ये जुड़ के मिल के बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मैटर, ओके। तो एटम क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है, वो ईंट है जिसने मिलकर बनाया है मैटर, बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये एक मैटर है जो कि बहुत सारे एटम्स को साथ में जोड़कर बनाया गया है, ओके। तो एटम क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। हाउ बिग आर एटम्स, आखिर ये एटम्स होते कितने बड़े हैं, कितने बिग हैं साइज में। तो सबसे पहले ही शुरुआत की थी हमने कि मैटर जिन पार्टिकल से बना है वो बहुत ही छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते फ्रॉम नेक्ड आइज, राइट। तो हमें पता है छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं एटम्स, पर आखिर कितने छोटे, कोई यूनिट तो होगी इनका साइज बताने के लिए। Atoms are very small. They are smaller than anything that we can imagine or compare with. Atoms बहुत ज्यादा छोटे हैं, इतने ज्यादा छोटे हैं जहां तक हमारी इमेजिनेशन भी नहीं पहुंच सकती, हमारी सोच से भी ज्यादा छोटे हैं ये एटम्स।
एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। अब एटॉमिक रेडियस क्या है? ये वो रेडियस है जो आपके एटम की होती है। ओके, इसे हम यूज करते हैं एटम का साइज बताने के लिए। अगर एटॉमिक रेडियस बड़ी है तो वो एक बड़ा एटम होगा, और अगर एटॉमिक रेडियस छोटी है तो वो एक छोटा एटम होगा। ओके, एटॉमिक रेडियस क्या बताती है? साइज ऑफ एटम। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने बनाया ये और मैंने कहा कि ये एक एटम है, ठीक है, वहीं एक दूसरा एटम भी बना दिया। अब अगर मैं दोनों में से आपसे पूछूं कौन सा एटम बड़ा है साइज में और कौन सा छोटा है, तो आप फटाफट कह देंगे कि मैम ये एक बिगर एटम है दोनों में, और ये जो है स्मॉलर एटम है। ठीक है, उसी तरीके से एटॉमिक रेडियस हमें बताती है कौन सा एटम बड़ा है और कौन सा एटम छोटू है। तो एटॉमिक रेडियस को हम किस में मेजर करते हैं बच्चे? नैनोमीटर में। अब नैनोमीटर क्या है? मीटर्स तो आपको पता है, लेंथ नापने के लिए हम मीटर्स की यूनिट का सहारा लेते हैं, राइट। मीटर्स हमें पता है क्या होता है। वैसे ही नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻⁹ टाइम्स ऑफ मीटर। समझ सकते हो, इतना ज्यादा छोटा होता है एक नैनोमीटर। कितना छोटा? अगर आप क्या करो, अपने 1 मीटर को डिवाइड कर दो 10⁹ सोचिए जरा कितना छोटा है। इतने छोटे होते हैं हमारे एटम्स, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। इनकी एटॉमिक रेडियस को हम नापते हैं नैनोमीटर्स में। Through modern techniques, we can now produce magnified image of surfaces of elements showing atoms. अब हमारे पास क्या है? नई नई रिसर्च हो रही है, तो हमने कुछ ऐसे भी माइक्रोस्कोप बना लिए हैं जो हमें मैग्नीफाइड मतलब बहुत मल्टीपल टाइम जूम करके इमेज दिखा सकता है हमारे एलिमेंट्स की। जैसे कि ये एक इमेज है हमारे किसी एलिमेंट की जिसे हमने मैग्नीफाइड करके देख रहे हैं, तो हमें इसके अंदर छोटी छोटी से एटम्स भी दिखाई दे रहे हैं कि ये इस तरीके के छोटे छोटे एकदम कितने ज्यादा। अब ये सोचो हमने इसे कितना ज्यादा मैग्नीफाइड किया है, स्टिल वो एटम्स बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, अभी भी हमें बड़े नहीं दिख रहे। तो यानी कि एटम्स जो हैं वो बहुत छोटे साइज के हैं। very very small in size, right, beyond imagination। इतने ज्यादा छोटे हैं जितना हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, उतने ज्यादा छोटे हैं हमारे एटम्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारी नई नई चीजें अपने एटम्स के बारे में, और जानेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप स्कोर प्लस की ऐप पे जाके वहां से PDF फॉर्म में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।